हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिज़िकल ज्योग्राफी के इस कोर्स में। इस बैच में हम लोग कर रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी को पूरा डेप्थ तक पूरा कंप्लीट। तो हो आप सबको मज़ा आ रहा होगा। और आज है इस फिज़िकल ज्योग्राफी के बैच का चौथा दिन, हमारा ये चौथा लेक्चर है। तो अभी हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है जैसा आप सब जानते हैं, और जो आज नए जुड़ रहे हैं इस बैच में उनसे ये दरख्वास्त है कि वो पहले जाकर शुरुआत की 3 क्लासेस देखें, ताकि उन्हें ये किस तरीके बैच चल रहा है और उस बैच में क्या क्या ज़रूरी है उन्हें ये बातें पता चल जाए। सो तो अगर आप नए हैं तो पहले 3 क्लासेस पुरानी देख के आइए, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करिएगा। और इससे ये आपको फ़ायदा रहेगा कि आपको जो चीज़ें हो चुकी हैं वो भी पता चल जाएंगी, और कहाँ से कैसे डाउट पूछना है, क्या करना है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज की क्लास को। कल हम लोग ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोग ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस करे कि अगर एक व्यक्ति किस डिग्री पे खड़ा है, 15 डिग्री पे खड़ा है, और उसे जाना कहाँ पर है? उसको जाना है दूसरी जगह की वेस्ट की तरफ 15 डिग्री पे। तो यहाँ पर बज रहे थे 10। तो इसे समय कितना लगा वहाँ पहुँचने में? इसे समय लगा 1 घंटा। तो इस समय वह जब वो पहुँचेगा तो वेस्ट में क्या समय होगा? तो हम लोग ने इस तरीके के क्वेश्चंस करे थे, जैसे कि 1 घंटा यहाँ पर और 1 घंटा यहाँ पर, मतलब कि जब वो वहाँ से निकला तब वेस्ट में कितना बज रहा था? तब वेस्ट में बज रहा था 10 और +2 कितने हो गए? 12 बज रहे थे। और उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा पहुँचने में, तो यानी कि 1 बजे, दोपहर के 1 बजे वो पहुँचेगा 15 डिग्री वेस्ट पर। तो सॉरी, ये माइनस होगा क्योंकि वेस्ट की तरफ माइनस होता है ना। तो 12 में से 1 है यानी कि 11, यानी कि वो पहुँचेगा वेस्ट में सुबह 11 बजे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। जो आज नए जुड़े हैं और जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो पहले कल की क्लास देख लें, तो ये क्वेश्चन उनको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरीके पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा सीज़न को, हमने चालू कर दिया था, सीज़न को देखा। सीज़न ऑलमोस्ट हम लोग ने ख़त्म भी कर दिया था कल। 1-2 उसमें से कुछ पॉइंट्स बचे थे, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आज से हम लोग चालू करेंगे अर्थ का इंटीरियर। ठीक है, तो आज से असली ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इतने दिन से हमारी बेसिक क्लासेस चल रही थी जैसा आप जानते हो। तो इसमें कुछ वर्ड्स रह गए थे, उन वर्ड्स की क्लियरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट। वो आपके सीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के उन वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो इन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तो जान लेते हैं। चलिए, तो पहला वर्ड जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं और दूसरा वर्ड है हमारे पास, ठीक है, ये 2 वर्ड, यानी कि पहला है सोलिस्टिस, दूसरा है इक्विनॉक्स। हिंदी में इसे विशुद्ध कहते हैं और इसे सर्स कहते हैं। तो सबसे पहले इक्विनॉक्स को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हमने कल बताया था कि जब धरती हमारी धरती कुछ इस तरीके से सन की परिक्रमा जब करती है इस तरीके से, तो हमने देखा था 2 कंडीशन ऐसी बनती हैं जब जो सूरज की रेज है, जो उसकी लाइट है, वो हमारे अर्थ के एकदम इक्वेटर पे पड़ती है, यानी कि 0 डिग्री पे बनती है ना। हमने कल देखा था, डायग्राम दिखाते हैं आपको। कि जब ये 2 कंडीशन आती हैं, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, इन 2 कंडीशन में क्या होता है? इन 2 कंडीशन में हमारा सन की जो रेज है वो 0 डिग्री पे बनती है। कहाँ पर? 0 डिग्री पे पड़ती है, इस जगह बिल्कुल। ठीक है,
तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पर ना यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है ना। ये देखा था हम लोगों ने। तो इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स का मतलब है, इक्विनॉक्स को याद रखेंगे इक्वेटर से कि जब सन की रेज, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है जब सन की रेज इक्वेटर पे पड़ रही है, और वो कौन सी डेट है, एक ये डेट और एक हमारी ये डेट, यानी कि मार्च और सितंबर क्या है हमारा, मार्च इक्विनॉक्स है और सितंबर इक्विनॉक्स है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सन की रेज कहाँ पर पड़ रही है, इक्वेटर पर, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, क्या बोल रहे, इक्विनॉक्स। समझ में आया। जब सन की रेज किस पे पड़ रही हैं, जब सन की रेज पड़ रही हैं इक्वेटर पर। ठीक है, समझ में आई बात। और कब पड़ती है, मार्च में और सितंबर में। डेट हमने लिखाई थी ना कल सबकी, कल आपके नोट्स में देखिए डेट लिखी होगी, कौन सी डेट हमने लिखाई थी। तो मार्च में कब पड़ती है, मार्च में कब पड़ती है, 21 मार्च और 23 ऑफ सितंबर। ठीक है, ये दो डेट याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर इक्वेटर की रेज, सन की रेज इक्वेटर पे एकदम सामने पड़ती है। ठीक है, उसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। वो कितना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या नाम है, नेक्स्ट हमने बोला था सॉलिस्टिस। ये कई बार आपने नाम सुना होगा, विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस। तो क्या है नेक्स्ट नेम, हमने क्या बताया, सॉलिस्टिस। तो ये इसका मतलब क्या है, अब ये क्या बोल रहा है, सॉलिस्टिस क्या है, ये वो कंडीशन जब सन की रेज उस टॉपिक पे, टॉपिक क्या है, चलिए पहले ये ध्यान देते। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सन बना लेते हैं, ये हमारा एक सन है। अब हम जानते हैं कि धरती का जो एंगल है वो कुछ टिल्ट है इस तरीके से, है ना, इस तरीके टिल्ट है हमारी 23.5 डिग्री पर धरती। ठीक है, तो दो कंडीशन ऐसी आती है हमारी धरती पर, एक कंडीशन होती है कुछ इस तरीके से और एक कंडीशन है कुछ इस तरीके से। जब ये दो कंडीशन होती है तो इन दो कंडीशन में क्या होता है, सन की रेज एकदम एकदम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पड़ती है। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सन की रेज एकदम 90 डिग्री पड़ती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से सन की रेज जो है 90 डिग्री नहीं पड़ती, यहाँ से जब इसके ऊपर का जो एरिया है 23 डिग्री के ऊपर का एरिया, वहाँ से सन की रेज क्या होने लगती है, टेढ़ी होने लगती है। क्या होने लगती है, टेढ़ी होने लगती है। तो यानी कि प्रॉपर अगर हम देखें कि प्रॉपर जो सन की रेज है वो जितने एरिया में पड़ रही है, जितने एरिया में पड़ रही है और जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर ख़त्म हो रही है, उन एरिया को हम बोलते हैं कर्क रेखा। एक को जो सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कर्क यानी कि कैंसर, और दूसरी है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इन दो कंडीशन पे, एक क्या थी, एक ये और एक ये, इन दो कंडीशन पे, और ये हमारा इक्वेटर इस जगह पे है, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर ये पर है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाया है इसमें क्या पता चल रहा है कि अभी भले इस पे 90 डिग्री हम बोल रहे हैं पड़ रही है रेस, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा,
इस पे 90 डिग्री रेस पड़ रही है, परपेंडिकुलर, लेकिन ये वाला हिस्सा भी दूर है ना, ये हिस्सा इसके हिसाब से इन दोनों की लेंथ में देखा जाए तो ये हिस्सा अभी दूर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ सर्दियों का मौसम था, ठीक है, यहाँ सर्दियों का मौसम था, जहाँ पर हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यानी कि ये इस डायग्राम के हिसाब से अभी साउथ में रेस, मतलब धरती जो है सूरज के ज़्यादा करीब है, धरती का जो साउथ का हिस्सा है वो सूरज के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो बस इसमें सोलिस्टिस में आपको ये समझना है कि वो हिस्सा, पृथ्वी का वो वाला हिस्सा, जब सन की रेस उस हिस्से पे सबसे ज़्यादा पड़ रही हो, सन की रेस सबसे उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा पड़ रही हो, उस जगह पे जो इन दो रेखाओं में, इन ये इतना याद रखें, इन दो रेखाओं के में सबसे ज़्यादा किस टाइम पे कहाँ पर सबसे ज़्यादा वो रेस पड़ रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यदि सोलिस्टिस, यानी कि अगर सन की रेस साउथ की तरफ ज़्यादा पड़ रही है तो ये हमारा समर सोलिस्टिस कहाँ पर पड़ेगा, साउथ में। और विंटर सोलिस्टिस कहाँ पड़ेगा, तब तब नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है। और जब सन की रेस कर्क रेखा पर, यानी कि कैंसर पे ज़्यादा पड़ेगी, जब धरती घूम के इस साइड आ जाएगी, तो विंटर सोलिस्टिस कहाँ होगा, साउथ में होगा, सदर्न में। और समर सोलिस्टिस कहाँ होगा, वो होगा नॉर्थ में। इतनी बात समझ में आई सबको। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब सन की रेस सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी, तब यहाँ पर क्या होगा, समर सॉलिस्टिस होगा। और जब नॉर्थ में पड़ेगी ज़्यादा, तो नॉर्थ में समर सॉलिस्टिस होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लोगों ने 6 महीने वाली कहानी बहुत सुनी है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली। अब वो क्या कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ अगले डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये। अब इसमें जब सन की रेस सदन की तरफ पड़ रही थी, तो आपने एक चीज नोटिस करा कि जब हमने धरती को बीच से बांटा था, ये सीधी लाइन खींची, ये देखिए सीधी लाइन खींची, तो सन की रेस तो केवल यहाँ तक पहुंचेगी। सन की रेस मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकती है, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक पहुंच गई सन की रेस, ठीक है। सन की रेस तो सामने सामने तो पड़ेगी, सामने सामने यहाँ तक। बाकी जो हिस्सा यहाँ बच रहा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको डायग्राम में हम बड़ा करके दिखाते हैं। हमने कहा कि अगर हम ये अर्थ बनाते हैं, अगर हम ये अर्थ बनाते हैं, तो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है, अर्थ का वो हिस्सा, अर्थ का ये, और हमारा इक्वेटर ये, कैंसर ये, कैप्रिकॉर्न ये, यानी कर्क रेखा ये, मकर रेखा ये। तो सन की रेस जब पहुंचती है तो मैक्सिमम इसके यहाँ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो धरती टिल्ट हो गई ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये हिस्सा खाली रह जाएगा ना, यहाँ तो सन की रेस नहीं पहुंचेगी, सही बात है कि नहीं, यहाँ तो सन की रेस नहीं पहुंचेगी ना। ये देखिए, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दे इसको यहाँ पर। अब देखिए जितना हिस्सा ये पीछे चला गया है, वहां पर सन की रेस नहीं पहुंच रही है, यहाँ पर सन की रेस, देखो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पर। अब अंधेरा कब तक रहेगा, जब तक ये इस साइड नहीं आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक पहुंचने में दिसंबर से जून कितना समय लग गया इसे, 6 महीने। तो यानी कि हमने क्या देखा
कि सन की लाइट जिस हिस्से पे, मतलब अर्थ के जिस गोलार्ध पे, जिस हेमिस्फीयर पे पड़ेगी उस हेमिस्फीयर में दिन होगा, और जिस हेमिस्फीयर पे नहीं पड़ेगी वहां पर नाइट होगी 6 महीने की। समझ में आया क्या बोले हम? हमने बोला, हमने ये बोला कि सन की रेज सन की रेज जिस गोलार्ध पर पड़ेगी, सन की रेज जिस गोलार्ध पर पड़ेगी सन की रेज जिस गोलार्ध पे पड़ेगी वहां पर 6 महीने के लिए डे हो जाएगा, और जहां पर ये खाली रह जाएगा, जहां लाइट पहुंच नहीं पाएगी, वहां पर नाइट हो जाएगी 6 महीने की, वहां पर 6 महीने की नाइट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? तो होप आपको ये 6 महीने वाली स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर अगर सुनना है तो आपको फिर बता देता हूँ कि यह जिस हेमिस्फीयर अर्थ के जिस गोलार्ध पर, पृथ्वी के जिस गोलार्ध पर सन की रेस यानी कि सूरज की किरणें मकर रेखा पे या कर्क रेखा के पे पड़ेगी, उस हिसाब से उस उस हेमिस्फीयर का, उस गोलार्ध का दिन और रात तय होगा। अब एक और कंडीशन आती है कि सर यहाँ पर जब बीच वाली कंडीशन आई है, जब बीच में आया तो फिर बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब उस डेट में पहुंचेंगे तो उस दिन पे डे और नाइट बराबर होगी। जब यहाँ इक्वेटर पे बिल्कुल बराबर रोशनी पहुंचेगी, समझ में आया? तब दोनों के दिन और रात बराबर होगी। ठीक है, और जैसे ही खसका वैसे चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और शब्द आता है, तो एक शब्द बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा। अब ये क्या है? एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा कि किसी सफ़ेद सरफेस पे जब कोई रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ चली जाती है ना? उसी तरीके के हमारे पोल्स हैं जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है। हमारे पोल्स हैं जहाँ पर ये सेम कंडीशन फॉलो होती है। हमारे जो पोल्स हैं वहाँ पर पूरी तरीके बर्फ जमी हुई है ना? तो जब वहाँ पर किरणें पहुँचती हैं जितनी भी थोड़ी ज़्यादा, तो जब वहाँ पर बर्फ पहुँचती है तो बर्फ से होती सफ़ेद, और सफ़ेद बर्फ होने की वजह से वो टकरा के वापस चली जाती, जिससे वहाँ की बर्फ पिघलती नहीं है ना? तो अब समझ में आया कि वहाँ बर्फ क्यों जमी रहती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एक तो रोशनी कम पहुँचती है और जितनी पहुँचती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कंडीशन कहते हैं। ठीक है, बट लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी कार्बन की वजह से, अभी जो हाल ही में न्यूज़ चल रही है उसमें क्या बता रहा है कि कार्बन इस सरफेस पे, जब बर्फ की सरफेस पे जम जाता है, तो कार्बन इस सरफेस पे जम जाता है बर्फ की, तो क्या होता है? तब तो ये काली काली हो गई बर्फ। तो क्या सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करेगी? क्या वहां से ऊपर जाएगी? आंसर इज नो, नहीं जाएगी। और वो क्या करेगी? बर्फ को पिघलाने लगेगी, है ना? और अगर बर्फ पिघलेगी तो क्या जितने भी टापू वाले एरिया हैं या छोटे छोटे द्वीप हैं सब पिघलने नहीं लगेंगे, क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, है ना? हमारे भी जो कोस्टल एरियाज हैं, हमारे भी जो वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट हैं, वो भी डूबने लगेंगे। हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, हमारे जो आइलैंड्स हैं, वो भी डूबने लगेंगे क्योंकि पानी का स्तर बढ़ने लगा। तो एल्बिडो का कंडीशन का मतलब समझे कि अगर जब लाइन, हमारी जो सूरज की रोशनी है, सफ़ेद बर्फ की चादर पे लड़कर रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसी को हम एल्बिडो बोल रहे हैं। ठीक है,
और अभी जो न्यूज़ में आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है कि उसी बर्फ़ पे हमारे द्वारा करा गया पॉल्यूशन जब जम जाता है तो वो वहाँ पर क्या होता है, वो काला हो जाता है बर्फ़। और जब काला हो जाता है तो ये रिफ्लेक्ट कर नहीं पाती है लाइट, और रिफ्लेक्ट नहीं करने की वजह से क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है। अब इसके एक और नुकसान है, एक तो पानी तो बढ़ेगा, प्लस इसके अंदर जो पुराना पुराना कार्बन जमा हुआ है, गैसेस जमा हुई हैं अलग अलग तरीके के, और जो वायरसेस हैं जो इसके अंदर जम गए थे कभी, वो जब ये पिघलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वायरस भी बाहर आएंगे, वो कार्बन भी बाहर आएगा। और जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा, तब वही चीज़, वही कार्बन और ज़्यादा मात्रा में बाहर हो जाएगा धरती पर, गर्मी और बढ़ेगी और ये बर्फ़ और पिघलेगी। तो होप आप सबको एल्बिडो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा है। अगर अगर कुछ छूटता भी है तो मैसेज करिए कि सर ये रह गया। वैसे मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया, अगर आपको लगता है कुछ कि रह गया है सर से तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नया चैप्टर आज से चालू करेंगे, मतलब मेन ज्योग्राफी में आज से हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, मेन ज्योग्राफी में आज से हम लोग एंटर करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे इतने दिन से, है ना, कि अर्थ में क्या है, अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे पढ़ना है फिजिक्स को, फिजिक्स कह रहे हैं, ज्योग्राफी को, और अर्थ की फिजिकली क्या है, उसकी मतलब हाइट डिस्टेंस सब कुछ देखा था, छोटी छोटी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे हम लोग इतने दिन से। बट अब हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ का ठीक है, अर्थ का इंटीरियर पढ़ेंगे, यानी कि आंतरिक संरचनाएं पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं और उसके साक्ष्य। ठीक है, उसके साक्ष्य, बात समझ में आई। अब देखो होता क्या है, इसको पढ़ने का कारण क्या है, हम जो भी फिजिकल ज्योग्राफी में आपसे बात करते हैं, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी में बात करते हैं, तो उसका कोई सबूत या एविडेंस तो होना ही चाहिए ना, कि मतलब हम किस तथ्य पे आपसे ये बात कह रहे हैं कि अगर ये पृथ्वी बनी है तो कैसे बनी है ना, और ये हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं वो कहाँ से आई है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं, यही तो फिजिकल ज्योग्राफी है हमारी। हमने क्या कहा था, हमने घर से निकले, पहली क्लास में बताया था आपको कि घर से निकले, हमें पहाड़ दिख गए, ठीक है, उसके बाद फिर हम गए नदी नाले कह रहे हैं, नदियाँ और ओशंस दिख गए, उस पे आते तूफान दिख गए, पर ये कंडीशन कैसे पैदा हो रही है, यही तो फिजिकल ज्योग्राफी है, यही तो पढ़ना है हमें फिजिकल ज्योग्राफी में, है कि नहीं। तो ये आए कैसे हैं, हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं वो हुई कैसे है, और जो हम बात बोल रहे हैं वो सच क्यों है, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए ना, कि ये बात कुछ भी हम हवा में बोल रहे हैं। तो हम इसमें इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, एविडेंस क्या बोला है। एविडेंस का मतलब है कि जो हम बात बोल रहे हैं वो बात सच है, इसका क्या परिणाम, क्या कहते हैं, सबूत है उसका। तो अर्थ के जो इंटीरियर है, अब सॉइल है, मान लो जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल। अब सॉइल कहाँ से आई है, ये जो हम मिट्टी देखते हैं, सॉइल हमने घर से तो बनाई नहीं है ना, हमने सॉइल जो है वो घर से तो बनाई नहीं है, हमने सॉइल कहाँ से लाए, हम सॉइल यही ज्वालामुखी जब फटा था, है ना, उसके बाद वो ठंडा हुआ, है ना, और ठंडा होने के बाद क्या हुआ, वो बन गई चट्टान, है ना, ऐसे पत्थर बन गया। फिर क्या हुआ,
उसका अक्षयपर्दन हुआ, यानी कि क्या हुआ, उसका इरोजन होने लगा। कहते हैं ना पत्थर का इरोजन हुआ, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। इरोजन का मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। कैसे टूट गया, पानी बहा उसके ऊपर, सूरज की किरणें पड़ी, हवाएं चली। हम देखेंगे आगे क्लास में ये कि हवाएं से भी पत्थर क्या होता है, पतला हो जाता है। हवाएं चल रही हो, नदियां बह रही हो, सूरज की किरणें पड़ रही हो, तो उससे छोटे छोटे हिस्से में क्या हो जाता है, पत्थर टूट जाता है। और टूटने के बाद एक समय बाद क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। समझिए बात। तो हमें इसमें यही जानना है। अब वो वित्तीय बात समझ में आ गई होगी सबको कि हम लोग क्या पढ़ने चाह रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, कि मतलब इस धरती पे होने वाली हर एक घटना, हर एक चीज ने अपना सबूत खुद दिया हुआ है ना, कि वो क्यों होती है। ठीक है, तो धरती अपने आप को बैलेंस रखती है, ये बात सबने सुना होगा। कैसे रखती है खुद को बैलेंस, ये हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब धरती के इंटीरियर को जानने के लिए, हमारी पृथ्वी के इंटीरियर को जानने के लिए हम दो तरीके से जानते हैं। किस तरीके से, दो तरीके से। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है, ठीक है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्टली जानते हैं धरती को। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मतलब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि यदि हम तापमान को देखते हैं, क्या देखते हैं, तापमान को देखते हैं, तो वो हम महसूस करते हैं ना किससे हो रहा है, वो इनडायरेक्टली सोर्स है। क्यों इनडायरेक्टली, क्यों है वो, क्योंकि वो किसी और की वजह से आ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर किसी और की वजह से आ रहा है, और जो डायरेक्ट कंडीशन है वो क्या है, वो अपने वो कंडीशन जो ये कंडीशन को पैदा कर रही है। कहने का मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनो है ना, डीप सी में होने वाली कंडीशंस। हमने क्या बोला, डायरेक्ट कंडीशन। ठीक है, एक हमने बोला इनडायरेक्ट कंडीशन, एक बोली हमने डायरेक्ट कंडीशन, एक बोली इनडायरेक्ट कंडीशन। डायरेक्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, वॉल्केनो, समुद्र के अंदर देखना। ठीक है, समुद्र के अंदर जाकर देखना क्या है, समुद्र के अंदर से निकलने वाले एविडेंस। तो हम इसको देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सोर्स, फिर उससे पैदा होने वाले इनडायरेक्ट सोर्स, हम दोनों चीज देखेंगे। ठीक है, और ये कंडीशन जो इनडायरेक्टली आ रही है वो क्यों आ रही है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। अब मान लो ये हमारी अर्थ है। अभी देखो दो क्लासेस आज की, कल की क्लास में आज एविडेंस नहीं बनाएंगे, अभी जो हम बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा आपको कि हाँ सर ऐसा होता है, ऐसी ही बात है ना। उसके बाद फिर जो होने वाली घटनाओं के हम सबूत दे देंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हमारी अर्थ मान लो थोड़ी अजीब हो गई, बट अब हम क्या करते हैं, इससे पिज्ज़ा का स्लाइस काट लेते हैं, इससे पिज्ज़ा का स्लाइस काट लेते हैं। ठीक है, इतना सा। तो इसको काटने के बाद फिर क्या होगा, हमें इसको काटने के बाद हमें अर्थ के अंदर का कुछ हिस्सा पता चल जाएगा। अभी ये और ज़्यादा, पहले हम अर्थ को बांट देते हैं कुछ हिस्सों में। तो कुछ इस तरीके का हमने पीस निकाल लिया है अपनी पृथ्वी के अंदर से। जब हमने पीस को निकाला तो हमें पता चला कि अंदर से पृथ्वी पहले 3 हिस्सों में बटी हुई है। क्या हुआ, 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्से को जब देखा तो वो काफी ठोस टाइप का था, जिसे हमने नाम दिया क्रस्ट।
क्या नाम दिया, क्रस्ट। दूसरे हिस्से को देखा तब हमने नाम दिया उसको मेंटल, और तीसरे हिस्से को नाम दिया हमने हिंदी माध्यम, इसको हमने नाम दिया भूपरपट्टी, ठीक है। उसके बाद इसको क्या दिया, इसका नाम क्या दिया, भूप्रवार दिया, ठीक है। और इसको कोरी बोला, इसको नाम क्या दिया, भूपरपट्टी, भूप्रवार, ठीक है, ये पाए, ठीक है। तो क्या नाम दिया हमने उसको, पहले दिया कहाँ, पहले हमने को कहा ऊपर के हिस्से को क्रस्ट, दूसरे को कहा मेंटल, तीसरे हिस्से को कहा कोर, ठीक है। अब ये कितनी कितनी कंडीशन पे मिलता है, यानी कि कितने कितने किलोमीटर पे हमें ये सब कंडीशन दिख रही है, चलो ये भी जान लेते हैं। तो 34 किलोमीटर तक हमने कितना बोला, 34 किलोमीटर तक हमें क्या मिला है, क्रस्ट। 34 किलोमीटर तक हमें क्या मिला है, क्रस्ट। अब 34 के बाद ये यहाँ तक 34 किलोमीटर हो गया पूरा। अब ये कंडीशन, ये क्या है, 2900, कितना बोला हमने, 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर पे हमें क्या मिली है, मेंटल, ठीक है, जो कि अर्ध सॉलिड है। आगे वाली क्लास में पता चलेगा क्यों है, लेकिन अभी इतना समझ लेना, ठीक है। और लास्ट में हमें 2900 से लेकर 6371, हमने कितना बोला, 6371 किलोमीटर तक हमें क्या मिला है, हमें मिला है कोर, ठीक है। इसमें भी अभी ये जो हमने बताए ये भी आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे आगे चल के, पर अभी हमें क्या समझना है, अभी केवल इतना समझना है कि हमने एक धरती का पीस को काट के जब निकाला पिज्जा की तरह, तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि पहले 34 किलोमीटर तक कुछ ठोस ठोस था जिसको हमने क्रस्ट बोला है, जिसपे हम पाँव रख के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जब देखा तो उसके बाद हमें क्या दिखा, उसके बाद हमें दिखा मेंटल, जो कि 34 किलोमीटर से लेके 29 किलोमीटर तक था, 2900 किलोमीटर तक था। उसके बाद लास्ट में 2900 से लेकर 6371 तक हमें क्या मिला, कोर मिला। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने ये देख लिया, अब हमने थोड़ा सा क्रस्ट को थोड़ा सा खोल के देखने की कोशिश की कि क्रस्ट में भी क्या कोई कंडीशन है। जब हमने क्रस्ट को देखा अपनी, यानी कि भूपरपट्टी को देखा, किसको देखा, भूपरपट्टी को, तो हमें दिखा कि उसमें भी कोई ना कोई कंडीशन, जैसे ये भूपरपट्टी बना ली हमने, ये हमारा भूपरपट्टी है, जिस पर हमने क्या करें, जिस पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, जहाँ पर समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ये सी बना दिया हमने, समुद्र, ठीक है, जहाँ पर जीव है, ठीक है, और जहाँ पर पहाड़ भी है, ठीक है, पहाड़ भी है। तो हमने क्या देखा, ये जो हिस्सा था ये किससे बना हुआ था, रॉक से, चट्टानों से, है ना, रॉक से, चट्टानों से। तो हमने इस रॉक को क्या बोला, रॉक वाले हिस्से को हमने बोला कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद ये हिस्से को, जहां पर समुद्र निकला, जहां पर हमारा क्या निकला, समुद्र, उस हिस्से को हमने बोला क्या बोला, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। और जब हमने कंपेयर करा दोनों के चट्टानों को, कंपेयर करा, जैसे सुनिएगा ये बात, जब हम दोनों की इस चट्टान को
इस चट्टान को जब हमने इस चट्टान से कंपेयर करा तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो ये चट्टान है हमारी, किसकी? ओशन वाली। जो ओशन की चट्टान है वो भारी है, किससे? कॉन्टिनेंट की क्रस्ट। यानी कि इस चट्टान से ये क्रस्ट का हिस्सा काफी भारी है। हमने क्या कहा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अ, भारी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भारी है, हल्का है, किससे? ओशियनिक क्रस्ट से। किससे क्रस्ट से हल्का? ये जो क्रस्ट है किसका? कॉन्टिनेंटल वाला, वो हल्का है ओशियनिक क्रस्ट से। समझ में आया ये बात? वो कितना समझ में आ गया होगा? तो हमने क्या देखा कि हमने एक पिज्ज़ा का स्लाइस खोला धरती से। उस स्लाइस को जब हमने काटा तो हमें पहले धरती को 3 हिस्सों में बांटा। धरती का पहले हिस्से को हमने बोला, क्या बोला? ऊपर पट्टी, यानी कि क्रस्ट। दूसरे हिस्से को देखा तो वो क्या निकला? मेंटल निकला, है ना, जो कि 3400 से 2900 के पास मिल रहा था हमें। अब जिसे हमने क्या बोला? मेंटल, यानी कि भूप्रवाह। उसके नीचे गए तो हमें क्या मिला? उसके नीचे हमें क्या मिला? कोर मिला। ठीक है। अब जब हमने क्रस्ट को और जानने की कोशिश करी अपने, तब हमें ये बात पता चली कि जो हमारी, जिस पे हम चल रहे हैं, कॉन्टिनेंट है, जो हमारा कॉन्टिनेंट याद होगा, महाद्वीप वाली क्रस्ट, तो वो, यानी कि वो भूपर्पटी किससे ज़्यादा हल्की है? ओशन की क्रस्ट उससे ज़्यादा भारी है, और हमारी वाली जो है वो क्या है? वो क्यों ऐसा है? वो आगे वाली कंडीशन जब आएगी तब बताएंगे कि उसका सबूत मिलेगा कि क्यों भारी है, क्यों हल्की है। ठीक है। तो अभी ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है ना? अब तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये ठोस है, ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, ये काफ़ी गर्म है या ठंडा है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। पहले एक डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा सी वाला हिस्सा है, ये हमारा सी वाला हिस्सा है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारी ट्रीज है, तो यानी कि कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। समझ में ये बात कि जहाँ पर ट्री हमने लगा दी वो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। ठीक है। अब अब तो हमने क्या कहा कि ये हिस्सा बना है किससे? रॉक से। यानी कि ये क्या है? ये क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। ठीक है। तो ये बना किससे? ये बना है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये किससे बना है? अभी इतना केवल ये जानते रहिए, हम लिखते जा रहे हैं कि ये बना है सीला, ये बना है सीमा। ठीक है। उसके बाद फिर मेंटल की तरफ आते हैं। तो मेंटल में क्या था? मेंटल किससे बना हुआ? अब आते हैं हम लोग कोर की तरफ। कोर किससे बना है? ठीक है। अब ये है क्या? नीफा, सीमा, ये है क्या? तो इसको नोट कर लें, स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके इसको एक डायग्राम को बना लीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या कहा था? ये 0 से लेकर 34 डिग्री, ठीक है, 34 डिग्री नहीं, किलोमीटर। उसके बाद फिर 2900 और लास्ट में कितना था? 361 किलोमीटर। ठीक है।
ये इस तरीके डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हाँ, तो अब ये जान लेते हैं आखिर ये सीमा नीफे क्या है। तो हमारा जो सी क्या है, तो एस आई का मतलब क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। अब ए एल तो जानते होंगे, एल यू, उसके बाद क्या है, एम ए, क्या, एम ए यानी कि मैक, ठीक है। उसके बाद सीला हो गया, सीमा हो गया। अब क्या बचा हमारा, अब बचा रहा हमारा एन आई। तो हमारा एन आई किससे बना है, किससे बना है, निकल। उसके बाद हमारा बचा एफ ई। एफ ई तो सब जानते हैं किससे बनता है, तो समझ में आई। हमारा एस आई क्या है, हमारा एस आई है सिलिका, एल हमारा है एल्युमिनियम, एम ए है मैग्नीशियम, एन आई है हमारा निकल, और एफ ई है हमारा आयरन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एफ ई है हमारा आयरन। ये समझ गए सब लोग, ये समझ गए सब लोग, ठीक है। अब हमने कहा ये बना है, इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो किससे बना है, सिलिका से बना है, सिलिका कह रहे हैं, सिलिकॉन से बना है, और किससे बना है, एल्युमिनियम से बना है। उसमें मतलब मात्रा आ जाता, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी लेकिन मात्रा किसकी ज्यादा है, मात्रा इन दोनों चीज की। वहीं जब हम इसकी क्रस्ट को देखते हैं तो हमें यहाँ मैग्नीशियम भी मिलता है ना। हमें क्या मिलता है, सिलिकॉन के साथ क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। फिर जब हम लोग कहाँ जाते हैं, मेंटल की तरफ जाते हैं, तो सिलिकॉन और ये वही मिलता है जो हमें कहाँ मिला था, हमें मिला था जो ओशन की क्रस्ट में, ओशन की क्रस्ट, जो ये ओशन की क्रस्ट थी, हमें यहाँ पर मैग्नीशियम मिला था, वही सेम ज़्यादा मटेरियल हमें यहाँ भी मिलता है। तो उसके बाद जब हम कोर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कोर में, तो कोर में हमें क्या मिल रहा है, निकल मिल रहा है और आयरन मिल रहा है। यानी धरती के कोर में हमें क्या मिल रहा है, निकल मिल रहा है और आयरन मिल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि धरती के कोर में हमें निकल और क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, ठीक है। अब क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये कल की क्लास में जानेंगे। बट हाँ, एक छोटा सा फैक्ट लिखना तो लिख लीजिएगा कि धरती, हमारी जो धरती है वो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री गर्म होने लगती है। हर 32 मीटर पर 1 डिग्री क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। इसको क्यों होती है, क्या होती है, कल समझाएंगे। बट अभी हम होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। ये डायग्राम बना लिया होगा और एक ये डायग्राम, इन दो डायग्राम्स को बना लीजिएगा। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी रखते हैं, कल इसका पूरा पार्ट हम लोग ढंग से चालू करेंगे और देखेंगे कि धरती अगर नीचे से गर्म है तो क्यों है, और अगर लिक्विड मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ठीक है। होप आप लोग इसी तरीके जुड़े रहेंगे। सॉरी एवरीवन, लग रहा है कि माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, धीमी हो गई होगी आवाज़। माइक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो 7 ही मिनट का शायद हुआ है बीच में जिसमें माइक डिस्कनेक्ट हुआ है। तो शायद आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, एक बार मैं चेक कर लूँगा, फिर ये अपलोड करूँगा ये, नहीं तो फिर से मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा अगर आवाज़ नहीं आएगी तो ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। होप आप लोग सब फिर से कल हमें मिलेंगे इसी जगह जहाँ पर हम लोग धरती के इंटीरियर को जानेंगे और
जिन जो भी दोस्त हैं आपके जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्लास को ज़रूर सजेस्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल हम लोग। ओके, बाय एवरीवन।